हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। देखो, ऐसी कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे टाइम को आप मेजर कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट के मास को मेजर कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्स को मेजर कर सकते हो, किसी गाड़ी की स्पीड को मेजर कर सकते हो। तो इन सारी चीजों को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है स्केलर और दूसरी जो कैटेगरी है वो है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसको मेजर करने के लिए, जिसको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट बतानी पड़ती है। मतलब उसके लिए उसकी कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। तो इन सारी चीजों को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास बताना है तो आप देख सकते हो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम है तो उसको डिफाइन करने के लिए हमें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी की स्पीड हमें बतानी है, सपोज कीजिए गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो इस गाड़ी की जो स्पीड है इसको बताने के लिए भी हमें कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती। या किसी बॉडी का टेम्परेचर मान सकते हैं। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको भी बताने के लिए आपको किसी डायरेक्शन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको डिफाइन करने के लिए किसी डायरेक्शन को बताने की जरूरत नहीं पड़े उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसको डिफाइन करने के लिए या जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो बताओ ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब तक मैं आपको फोर्स की डायरेक्शन नहीं बताऊंगा तब तक आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। तो यहाँ पे जो फोर्स है वो क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। ये सारी की सारी चीजें वेक्टर क्वांटिटीज बोली जाती है, क्योंकि जब भी इनको डिफाइन किया जाएगा तो हमेशा आपको मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो हमने देखा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो दो टाइप की हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको डिफाइन या एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड और यूनिट ही काफ़ी होती है, उसके लिए हमें कोई डायरेक्शन नहीं बतानी है। और इसी तरीके से जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहेंगे। अब हम देखते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का सिंबल यूज करते हैं। इस एरो की जो लेंथ होती है वो उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा इस वेक्टर की लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ पे इस वेक्टर के एक सिरे के ऊपर हमने एक एरो का सिंबल लगाया हुआ है जो उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम हेड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। और ये जो दूसरा सिरा है इसको हम टेल ऑफ द वेक्टर बोलते हैं या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहा जाता है, जहां पे वेक्टर अप्लाई होता है। यानी कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का सिंबल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक अल्फाबेट के ऊपर एरो का सिंबल लगा के भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो वेक्टर ए है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ए का सिंबल यूज किया है, जिसके ऊपर एक छोटा सा एरो का सिंबल लगा हुआ है, यानी कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है। साथ ही अगर हमें किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके लिए हम मोड का सिंबल यूज कर सकते हैं। यानी कि मोड ऑफ ए का मतलब होगा कि ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। या सिंपली आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर से जो एरो का सिंबल है वो हटा दो। जैसे कि सिंपल ए अगर हमने लिखा है तो इसका मतलब होगा कि ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम एक एरो का सिंबल यूज करेंगे या फिर किसी अल्फाबेट के ऊपर एक छोटा सा एरो का सिंबल लगा देंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। तो वेक्टर्स का जो पहला टाइप है वो है पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स मेनली यूज किए जाते हैं ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन को डिफाइन करने के लिए। जैसे कि फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये सब पोलर वेक्टर्स बोले जाते हैं। इन वेक्टर्स की खास बात ये होगी कि इनका हमेशा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, जिस पॉइंट के ऊपर ये वेक्टर अप्लाई होंगे।
और दूसरी खास बात यह है कि उस पोलर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वेक्टर्स का जो दूसरा टाइप है वो है एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो कि रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि इनका कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। जो एक्सियल वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन बताने के लिए हम राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक सर्कुलर पाथ के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो अगर मुझे इसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बतानी हो कि इसने किसी टाइम इंटरवल में कितना एंगल कवर किया है, तो उसके लिए मैं राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करूंगा। राइट हैंड स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है उस डायरेक्शन में हमको राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है और उसके बाद में जो थंब होगा वो उस रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो मुझे राइट हैंड फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसके बाद में जो थंब होगा जो कि ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा वो इस पार्टिकल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यहाँ पे हमने देखा कि जो एक्सियल वेक्टर है उसको हम सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, इन सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। वेक्टर्स का जो अगला टाइप है वो है कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स वो वाले वेक्टर्स होते हैं जो कि एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वेक्टर ए, बी और सी हैं तीनों एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये तीनों क्या बोले जा सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। इसके बाद में वेक्टर्स का जो टाइप आता है वो आता है इक्वल वेक्टर्स। ऐसे कोई भी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट सेम होते हैं उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो वेक्टर ए और बी हैं इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ को हमने इक्वल रिप्रेजेंट किया है। इक्वल लेंथ होने का मतलब है इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, साथ ही इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम है, यानी कि हम वेक्टर ए और बी को इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं। वेक्टर्स के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि किसी भी वेक्टर को हम उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो वेक्टर P है इस वेक्टर P को हमने उठा के इसी के पैरेलल आगे शिफ्ट कर दिया है, तो इससे वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। यहाँ पे ना तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने चेंज किया है और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज की है, इसका मतलब जो वेक्टर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसको वेक्टर से रिलेटेड कैलकुलेशंस में यूज किया जाएगा कि हम किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर्स का जो नेक्स्ट टाइप है वो है अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स का मतलब है ऐसे कोई भी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और यूनिट तो सेम होते हैं लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो वेक्टर ए और बी हैं इन दोनों की लेंथ बराबर है, मतलब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि ये होंगे अपोजिट वेक्टर्स। और अपोजिट वेक्टर्स को ही हम नेगेटिव वेक्टर्स भी बोलते हैं। अगर हमें इन दोनों वेक्टर्स को एक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम लिखेंगे a इक्वल टू माइनस ऑफ बी, जिसका मतलब होगा कि वेक्टर a और b का मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि अगर आप किसी भी वेक्टर के आगे नेगेटिव सिंबल यूज करते हो तो इसका मतलब ये होगा कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन पहले से अपोजिट हो गई है। वेक्टर्स का जो नेक्स्ट टाइप है वो है कॉन्करेंट वेक्टर्स। कॉन्करेंट वेक्टर्स का मतलब है ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, मतलब वो सारे के सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से होके जाते हैं, उनको कॉन्करेंट वेक्टर्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो वेक्टर ए, बी और सी है ये तीनों कॉन्करेंट वेक्टर्स है, लेकिन इस डायग्राम के अंदर मैंने कुछ और भी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर पी, क्यू और आर, लेकिन आप देख सकते हो कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, मतलब ये एक ही पॉइंट से होके नहीं जा रहे हैं, तो इनको हम नॉन कॉन्करेंट वेक्टर्स कहेंगे। यानी कि कॉन्करेंट वेक्टर्स वो वाले वेक्टर्स हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, और नॉन कॉन्करेंट वेक्टर्स का मतलब ये है कि ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता, जो अलग अलग पॉइंट से होके जाते हैं। अब हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में। ऐसे वेक्टर्स जो कि एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे उनको कोप्लेनर वेक्टर्स कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे वेक्टर ए, बी और सी ये तीनों इसी बोर्ड वाले प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। लेकिन अगर वेक्टर्स अलग अलग डायरेक्शन में हैं और एक ही प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो उनको बोला जाएगा नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो वेक्टर x, y और z हैं ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं और एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनको बोला जाएगा नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स के बारे में। तो
तो ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको यूनिट वेक्टर कहा जाता है। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मोस्टली हम यूनिट वेक्टर्स को यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो, जैसे कि अगर हमें वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो इसके लिए सिंपली हम वेक्टर ए को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, इससे हमें वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। किसी भी यूनिट वेक्टर को कैप का सिंबल लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि वेक्टर ए का जो यूनिट वेक्टर होगा उसको ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको आई कैप, जे कैप और के कैप कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो हमेशा यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, यानी कि किसी भी यूनिट वेक्टर की ना तो कोई यूनिट होती है और ना ही कोई डायमेंशन होती है। इसके अलावा किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर हमें उसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए भी हम यूनिट वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, तो इसका मतलब होगा कि इस वेक्टर का जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो है 3, वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो है 2 और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो है 5। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो यूनिट वेक्टर है वो एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये यूनिट लेस होगा और डायमेंशन लेस भी होगा। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। किसी भी यूनिट वेक्टर को कैप का सिंबल लगा के रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनको आई कैप, जे कैप और के कैप कहा जाएगा। वेक्टर्स का जो नेक्स्ट टाइप है वो है जीरो वेक्टर। अब ये जीरो वेक्टर क्या होता है? तो देखो, जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे हमेशा हमको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलनी चाहिए, ये एक रूल होता है। अब अगर आपने दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उस कंडीशन में आपको आंसर 0 मिलेगा। अब रूल के अकॉर्डिंग दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, इसलिए हम उस जीरो को जीरो वेक्टर कहेंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो जीरो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या मानी जाएगी? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो जीरो वेक्टर्स होते हैं इनकी डायरेक्शन रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में एज्यूम की जा सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। अगर हमें किसी भी पॉइंट की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बतानी हो तो उसके लिए हम एक वेक्टर यूज करते हैं जिसको पोजीशन वेक्टर कहा जाता है, जिसको हम नॉर्मली आर के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन वेक्टर के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, मतलब पोजीशन वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ओरिजिन होगा। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताने के लिए इसको यूज किया जाएगा। अगर हमें इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों तो हम इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z। तो उस कंडीशन में इस पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर को लिखा जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। यानी कि किसी भी पॉइंट P का अगर आपको पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो सिंपली आपको एक काम करना है कि उस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उनको i कैप, j कैप और k कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देना है। यानी कि इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको लिखा जाएगा r वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। वेक्टर्स के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताना हो तो वेक्टर्स को हमेशा हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट करके देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये दो वेक्टर हमने रिप्रेजेंट किए हुए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच में हमने एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दिखाया हुआ है। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि बताओ कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना होगा? तो यहाँ पे अगर आपने आंसर बताया 60 डिग्री तो ये आंसर गलत माना जाएगा। रीजन, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेक्टर्स हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे वेक्टर ए का जो हेड है वो वेक्टर बी की टेल से कनेक्टेड है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, जो वेक्टर्स हैं उनको हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट करके देखना होगा। यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि जो वेक्टर ए है उसको इसी के पैरेलल आप आगे शिफ्ट कर दो। तो इसको जब आप आगे शिफ्ट करोगे तो अब देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी इन दोनों की टेल से टेल कनेक्ट हो गई है। और अगर आप अब ध्यान से देखो तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा 120 डिग्री, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल माना जाएगा 120 डिग्री, ना कि 60 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना हो तो वेक्टर्स को हमेशा हेड टू हेड या टेल टू टेल कनेक्ट करके ही देखना है। अब हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी वेक्टर को एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे वेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन ये कि जो वेक्टर है उसको एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो, और सेकंड कंडीशन ये कि जो वेक्टर है उसको एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया गया हो।
जैसे कि यहाँ पे अगर वेक्टर ए को एक पॉजिटिव नंबर m से मल्टीप्लाई किया गया है तो उस कंडीशन में वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो m टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन अगर आपने इस वेक्टर ए को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे -m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो m टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हो कि अगर किसी भी वेक्टर के आगे एक नेगेटिव सिंबल लगाया जाता है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेक्टर ए को +10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। लेकिन अगर मैं इसी वेक्टर ए को -10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो तो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो बच्चों, आज हमने स्टडी किया कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।